Namaskar friends, welcome to MPPSC Utkarsh. मेरा नाम है पूजा द्विवेदी and today we are going to talk about the appointment of Shivraj Singh Chauhan, the former CM of MP as the Minister of Agriculture and Farmers Welfare. इन्हीं के कार्यकाल में MP में एक ऐसा पावर हाउस देखा गया MP को कि जिसने एग्रीकल्चर लैंडस्केप पूरी तरह से बदल दिया। जब इनको CM के पद से हटाया गया था तो यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको केंद्र में लाना चाह रही है, इस वजह से CM का कार्यभार हटाया गया है। तो काफ़ी हमने देखा इसके लिए काफ़ी लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे MP में, बट इवेंचुअली जो इनकी राइटफुल प्लेस है वहाँ पे इनको रखा गया है एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ MP एज वेल। MP के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इनके बारे में। चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो 4 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान जी, इनको मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर्स वेलफेयर में रख दिया गया है और ये 65 ईयर ओल्ड है। ही इज़ वाइडली credited to have turned MP into a powerhouse of agriculture. He worked throughout his life for the betterment of Madhya Pradesh and he had an unbroken tenure. ये इतने पसंद आए लोगों को कि बार बार इनको इलेक्ट किया गया। नवंबर 2005 से दिसंबर 2023 तक इन्होंने लगातार MP को एक पावर हाउस बनाया है। Under his watch, MP became India's second largest producer of wheat. उत्तर प्रदेश फर्स्ट है and also the supplier of two government procurement agencies आफ्टर पंजाब। ठीक है, प्रोक्योरमेंट एजेंसीज में सबसे ज़्यादा पंजाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। प्रोड्यूसर ऑफ वीट नंबर 1 कौन है? वीट गेहूँ नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। सेकंड नंबर पे हमारा कौन है? हमारा मध्य प्रदेश है। यहाँ पे कंट्री की लीडिंग स्टेट जो है, कंट्री का लीडिंग प्रोड्यूसर भी है सोयाबीन का, चना, चिकपी, टमेटो, गार्लिक, जिंजर, धनिया, that is coriander, methi, that is fenugreek, and besides it is number 2 in onion. सबसे दूसरे बड़े नंबर का उत्पादक प्याज का कौन है? MP है। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद। मस्टर्ड आफ्टर राजस्थान एंड मेज़, मतलब मस्टर्ड में भी राजस्थान से एक कदम पीछे है और मेज़ में कर्नाटका से पीछे है। बेसिकली जो MP का एग्रीकल्चर है उसे काफ़ी बूस्ट दिखाया है। इस वजह से शिवराज सिंह चौहान को मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बनाया है। हमें पता है कि हमारा करंट सिचुएशन जो एग्रीकल्चर में है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए ही करंट गवर्नमेंट ने इनकी नियुक्ति की है। ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स फ्रॉम 2014-15 टू 23-24 MP का जो एनुअल एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो कितना रहा है? 6.5%, जो कि बहुत ही अच्छा है। ऑल इंडिया एवरेज कितना रहा है? 3.7%। तो अगर हम बात करें ग्रोथ की तो MP ने बाकी भारतीय राज्यों से बहुत अच्छा किया है। और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इसी समय पे द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट रिलेटिवली लो प्रोफाइल पर्सन को रखा गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा जिनको लोग जानते ना हो उनको एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पे देखा गया था, जैसे कि राधा मोहन सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर और अर्जुन मुंडा। बाद में क्या हुआ, अब बहुत ही हाई प्रोफाइल बहुत ही हाई प्रोफाइल मिनिस्टर को रखा गया जो कि 4 टाइम्स CM रह चुके हैं किसी राज्य के और बहुत बड़े राज्य के। MP इज़ अ बिग स्टेट, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्ट्रास्ट है UPA के डिस्पेंसेशन से, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट देखा गया है। यहाँ पे शरद पवार एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब UPA की गवर्नमेंट थी तब थे। एग्रीकल्चर पोर्टफोलियोज पावरफुल मैन, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट मैन या इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरिस्ट उनको दिया जाता था, जैसे कि फॉर्मर C सुब्रमण्यम, जगजीवन राव बीरेंद्र सिंह, चौधरी देवीलाल, फिर साथ ही साथ बलराम जाखड़, ऐसे लोगों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया था। तो बीच में क्या हुआ कि लो प्रोफाइल कर दी गई, बहुत ज़्यादा हाइप नहीं क्रिएट की गई। तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान का एज he was a CM of Madhya Pradesh, turned Madhya Pradesh into a powerhouse. He has been appointed as the Minister of Farmers and Agriculture and Farmers Welfare. Then there is something that the current government wants to do. Current government साफ ये आपको बेसिकली एक तरह से मैसेज दे रही है कि भाई देखो हम एग्रीकल्चर को लेके बहुत सीरियस हैं। मध्य प्रदेश फेमस है सोयाबीन स्टेट के नाम से, तो ये याद रखिएगा कौन से स्टेट के नाम से ये फेमस है, सोयाबीन स्टेट। अब यही सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना जो UPSC और MPPSC दोनों से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रदेश सोयाबीन स्टेट के नाम से फेमस है। ठीक है, पहला ये देख लो। और यहाँ पे इट हैज़ अर्न द हाईएस्ट अवार्ड कृषि कर्मन
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। 6 कंसेक्यूटिव सालों के लिए 6 साल लगातार इसने जीता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि कृषि कर्मण का जो अवार्ड है मध्य प्रदेश ने 6 कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक साल के लिए इसने जीता है। तो एग्रीकल्चर में अगर मध्य प्रदेश अंडर द सीएम इतना अच्छा कर रहा है तो हो सकता है पैन इंडिया भी अच्छा करे। और मध्य प्रदेश 5th इन द कंट्री है अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी इसकी अच्छी खासी काफ़ी बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो टैलेंट है हम यहाँ पैन इंडिया भी यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन जो मध्य प्रदेश में है ये बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी है। बैकबोन मतलब पूरी इकोनॉमी इसी से बंधी हुई है। रीज़न क्या है, 3/4 जो पॉपुलेशन है स्टेट की जो कि 72% लोग हैं एमपी में, वो पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। इसका मतलब जो अधिकतर पॉपुलेशन है जो रूरल एरियाज़ में रह रही है वो काफ़ी खुश थी इनके काम से एग्रीकल्चर के क्षेत्र को लेके, तभी तो बार बार इनको अपॉइंट किया जा रहा था, बार बार इनको इलेक्ट किया जा रहा था, है ना। अब आउट ऑफ दीज 35% जो पॉपुलेशन की है वो अंडर शेड्यूल्ड कास्ट आती है, यानी कि 15.6% पहले एस्ट्रिक मार्क, और एसटी 21.1% है जो कि सबसे ज़्यादा स्टेक्स रखते हैं एग्रीकल्चर में। तो उनको भी अपलिफ्ट करने का काम काफ़ी अच्छे से हुआ है। अब देयर आर 27.15% ऑफ स्मॉल फार्मर्स। ज़्यादातर फार्मर्स देख रहे हो आप कि 27.15% स्मॉल फार्मर्स हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग कम है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट कम है। तो यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ये करना चाहती है कि सिमिलरली मध्य प्रदेश का जो मॉडल है वो पैन इंडिया अप्लाई हो। नाउ इन द स्टेट विथ 1 to 2 हेक्टेयर स्टेक होल्डिंग और 48.3% मार्जिनल फार्मर्स है, यानी कि बहुत ही कम लैंड इनके पास अवेलेबल हो। ठीक है, चलो एग्रीकल्चर में क्रॉप साइकिल कैसी चलती है मध्य प्रदेश में। क्रॉप साइकिल को क्रॉपिंग सीजन भी कहते हैं, जिसमें एक सीज़न में पर्टिकुलर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। तो हर जगह की अलग अलग होती है ना, राबी, खारिफ, जैद सीज़न। तो मध्य प्रदेश में कैसे इनको देखते हैं, यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट फार्मिंग सीजन्स होते हैं, राबी, जैद और खारिफ। इसके बारे में जानते हैं। खारिफ क्रॉप्स कब से कब तक लगती हैं? खारिफ क्रॉप्स जुलाई से अक्टूबर तक लगती हैं। इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, यानी निकाला कब जाता है? सितंबर टू अक्टूबर। मॉनसून क्रॉप्स जैसे कि ये बहुत सारा वाटर ये लेती हैं, जैसे राइस, सोरगम, मेज़, टी, रबड़, कॉफ़ी, गुआर, सेसमे, सीरियल्स जैसे कि अरहर दाल, पर्ल मिलेट, सोयाबीन, कॉटन और ऑयल सीड्स लगते हैं। देन रबी क्रॉप्स, ये विंटर सीजन क्रॉप्स है, ये अक्टूबर से नवंबर में इनकी सोइंग होती है, यानी कि बीज डाले जाते हैं। हार्वेस्ट यानी कि उनको निकाला कब जाता है? फरवरी टू अप्रैल। अब यहाँ पे ग्रोथ के समय में इनको कोल्ड वेदर चाहिए होता है, कम पानी चाहिए होता है, जैसे कि वीट, ओट्स, बार्ली, पल्सेस, सीरियल्स, ऑयल सीड्स और लिनसीड। जैद क्रॉप्स मार्च और जून के बीच में आती है, मतलब खारिफ और राबी के बीच में लगाई जाती है। ये वार्म और ड्राई वेदर चाहिए इनको ग्रोथ के टाइम में, और इनको लंबा दिन का समय लंबा चाहिए होता है, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए सनलाइट अच्छी खासी चाहिए होती है। इसमें एग्जाम्पल सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं। एग्रीकल्चर में बहुत सारे मध्य प्रदेश में नॉन फूड क्रॉप्स यानी कि कैश क्रॉप्स भी बेचे जाते हैं, क्योंकि हर जगह का सिस्टम मतलब बहुत सारे जगह का क्लाइमेट कंडीशंस ऐसा है कि फूड क्रॉप और कैश क्रॉप दोनों संभाल लेता है ये। तो यहाँ पे कैश क्रॉप्स भी बहुत बिकते हैं, जैसे कि वीट का स्टेट प्रिंसिपल फूड क्रॉप वीट है, गेहूं है। ठीक है, टर्म्स ऑफ सीडेड एरिया में ये सेकंड रैंक पे आता है सारे क्रॉप्स को मिलाएं तो। फर्स्ट अमंग सीरियल्स आता है वन क्रॉप नेटिव टू टेम्परेट जोन, जो है ये याद रखना है कि ये क्रॉप टेम्परेट जोन से आया है। मध्य प्रदेश में राबी सीजन में वीट उगता है। यहाँ पे राइस की बात करते हैं तो ये पार्ट ऑफ देयर प्राइमरी डाइट में आता है। मध्य प्रदेश में राइस लोग जनरली लेते हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन का क्रॉप है और खारिफ सीजन यील्ड करता है राइस को एज क्रॉप। मेज़ की बात करते हैं, ये पुअर सॉइल्स में उगाया जाता है, सेमी एरिड क्लाइमेट्स में। मेज़ सर्व्स एज बोथ फूड क्रॉप एंड फॉडर क्रॉप, यानी कि इसको लोग भी खाते हैं और इसको पशु जानवर भी खाते हैं। क्वीन ऑफ ग्रेन्स, बहुत मेज़ का नाम क्वीन ऑफ ग्रेन्स है, बहुत लोग इसको क्वीन ऑफ ग्रेन्स के नाम से भी बुलाते हैं। फिर उसके बाद सारे ग्रेन्स की बात करें तो मेज़ थर्ड है इन टर्म्स ऑफ एरिया सोन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, देयर आफ्टर चैलेंजेस क्या क्या हैं? देखो बहुत सारे चैलेंजेस है, करंट गवर्नमेंट जानती है अपने चैलेंजेस को और इसी चैलेंज को हटाना है। करंट गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र काफ़ी मतलब पिछड़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने जो बेहतरी की है अपने खुद के प्रदेश में इतने सालों से, हम चाहते हैं कि सेम चीज़ हम रेप्लिकेट कर सके पैन इंडिया। बट कुछ चैलेंजेस है जो उनको देखने पड़ेंगे। पहली बात तो जो
छोटे फार्मर्स हैं उनको ठीक से एक्सेस टू क्रेडिट नहीं मिलता, यानी कि जब उनको लोन की ज़रूरत हो, जब उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो, तो उनको ज़्यादातर मनी लेंडर्स के ऊपर, जो लालास नहीं होते हैं गांव में, उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। तो पहली बात तो ये ठीक करना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल क्रेडिट है नहीं, यानी कि लोन भी लेंगे तो इतना ज़्यादा हाई परसेंटेज पे इनको लोन मिलेगा, शायद बेचारे दे ना पाए। ऊपर से एग्रीकल्चर की जो बदनामी हुई है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकता, इसकी वजह से बैंक्स भी डरते हैं इनको लोन देने से। फिर उसके बाद लैंड होल्डिंग का साइज़ भी बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो डिवीज़न ऑफ लैंड हो चुका है वो बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ है, जहाँ पे कुछ नए साइंटिफिक चीज़ें लग नहीं पाती, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स लग नहीं पाते, यहाँ पे व्यापक तौर से खेती भी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्टिविटी पे भी असर आता है। फिर उसके बाद फार्मिंग प्रैक्टिसेस बहुत आउटडेटेड हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजीज़ आउटडेटेड हैं, जिस तरह के यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच रखना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो अगेन ये अनदर एक चैलेंज है। वाटर स्कार्सिटी है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो हमारा क्षेत्र है खेती का, एग्रीकल्चर का, वो साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर कर चुका है अपने आप को। तो यहाँ पे इरिगेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में सिंचाई वाला क्षेत्र बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो साउथ वेस्ट मानसून पर डिपेंडेंट है, तो इसकी वजह से भी बहुत लॉस होता है। सॉइल भी ख़राब हो रही है लगातार। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज़ किया है, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो ख़राब हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। और इवेंचुअली अगर एक ही तरह का क्रॉप आप उगाते रहेंगे तो मिट्टी और ख़राब होती चली जाएगी। अगेन बिकॉज ऑफ दिस ओनली हम कंटिन्यूसली सॉइल का इरोजन देख रहे हैं, फर्टिलिटी कम हो रही है, वल्नरेबिलिटी, बार बार आप खेती करेंगे, नए क्रॉप्स भी अगर आप उगाना चाहेंगे तो उन पर कीटाणु लग जाते हैं। पर बहुत सारी चीज़ें हम सही करने की कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं करंट गवर्नमेंट लेके भी आई थी, जैसे 2019 में पीएम किसान, ये डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम थी, फार्मर्स को दी जा रही थी कि आपको हम डायरेक्टली सपोर्ट करेंगे व्हेन इट कम्स टू प्रोवाइडिंग यू नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। जैसे कि क्रेडिट चाहिए तो हम आपको क्रेडिट भी दे रहे हैं, वो भी डायरेक्टली दे रहे हैं, किसी मिडिलमैन के थ्रू नहीं दे रहे हैं, डीबीटी है ये। फिर उसके बाद एलिजिबल फार्मर्स को 6,000 रुपये मिलेगा पर ईयर, ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता, यानी कि हर 4 महीने में, हर 3 महीने में 2,000, 2,000 और 2,000 रुपये इस तरह से आते हैं। 6,000 रुपये हर वर्ष पीएम किसान के अंतर्गत मिल रहा है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसान अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं, जिनको ख़रीदना है उनको। यहाँ पे मिडलमैन को हटाया जा रहा है। ये फार्मर्स को सशक्त कर रहा है कि अगर आप कहीं भी अपना कहीं भी आप स्थित है, अगर आप किसी सप्लायर को बेचना चाहते हैं, आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आइए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट आपको देती है उसी पे आप बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी हमने अप्लाई की थी, जो कि हेल्प करती है फार्मर्स को, उनका सॉइल वो लैबोरेटरी ले जा सकते हैं, वहाँ पे सॉइल की चेकिंग होगी, पता चलेगा उसमें से कि कितने न्यूट्रिएंट्स की कमी है आपके सॉइल में, क्या आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको हम कैसे दूर करें, क्या आपने बहुत पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ किया, ये सारी चीज़ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम से पता चल जाती है। PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। अगर कभी भी क्रॉप की जो उपज हुई है वो डैमेज हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी आ गई हो, यानी कि हीट वेव जैसी, हीट वेव तो नेचुरल कैलामिटी में अभी नहीं आ रहा है, ड्रॉट पड़ गया हो, बहुत फ्लडिंग हो गई हो, या फिर अचानक से कीड़े पड़ गए हों, बहुत सारे पेस्ट पड़ गए हों, या कोई बीमारी फैल गई हो क्रॉप्स में, तो उसमें इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा, इंश्योरेंस का अमाउंट आपको मिल जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी रखा हुआ है, जो कि एक डेडिकेटेड फंड है। अगर एग्रीकल्चर में जो भी सप्लाई चेन्स में आता है, जैसे स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये पीरियडिकली गवर्नमेंट अनाउंस करती है हर सीज़न में, कि अगर आपकी उपज होगी वहाँ पे उसकी प्राइसिंग पहले से गवर्नमेंट तय करके रखती है कि इतने क्रॉप्स हम इतने रुपए पर किलो में लेंगे। तो बेसिकली आपका जो भी आपने इनपुट कॉस्ट डाला होगा वो आप इजीली रिकवर कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ये फार्मर्स को दी जाती है, जिसमें क्रेडिट आपको सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, साथ ही साथ ये टाइमली एक्सेस टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी आपको देती है। ठीक है, चलो, विच इज़ द मेन फूड ग्रेन क्रॉप ऑफ मध्य प्रदेश? वीट, राइस, ग्राम या सोयाबीन? इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पे
13 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में हम जल्द ही आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लाएंगे। तो आई होप कि आप उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द ये जो नई एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है उसको सुनें, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आप हमारे न्यूज़ एंड फोकस प्रोग्राम को रेगुलरली देखें। एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से ये सिर्फ प्री के लिए नहीं, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और जितने लोगों के साथ हो सके इस कंटेंट को शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।